गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अध्ययन के क्षेत्र में पहुंचे हैं फलन पर। फलन की संक्रिया में फलन क्या है, फलन की क्या परिभाषा है, फलन का डोमेन क्या है, फलन का कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ऑल अबाउट द फंक्शन यानी फलन के बारे में सब कुछ लगभग मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, पिछले ऑनलाइन क्लास में। आज थोड़ा सा और फलन और संबंध का तुलनात्मक अध्ययन, फलन और संबंध का तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, फलन एवं संबंध का तुलनात्मक अध्ययन। क्या अंतर है संबंध और फलन में? मुख्य रूप से जिसे आप जान पाइए या पढ़ पाइए या समझ पाइए, ऐसे कौन कौन से मुख्य अंतर हैं, आइए जरा इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, नंबर 1 यहां देखिए, मैंने ऐसे बनाया, ये है फलन F और ये संबंध R। अब देखिए फलन में क्या है। पहला पॉइंट, फलन में अगर कोई फलन A से B में परिभाषित है तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से संबंधित अवश्य होना चाहिए। यदि F is such that A tends to B, तो A का प्रत्येक अवयव B की किसी न किसी अवयव से संबंधित अवश्य होना चाहिए। यानी समुच्चय A में कोई अवयव ऐसा नहीं हो सकता संबंध में जो समुच्चय B के किसी अवयव से संबंधित ना हो, जुड़ा ना हो, रिलेटेड ना हो, ऐसा नहीं है। और संबंध में कि अगर R is such that A tends to B, तो A में बहुत सारे ऐसे अवयव हो सकते हैं जो B के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तो A में एक से अधिक अवयव ऐसे हो सकते हैं जो B के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ये अंतर, पहला अंतर आपको मिला। एक अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर आइए, दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि फलन में फलन में यदि
such that A tends to B, तो A F का प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है। फलन में समुच्चय ए ही फलन का क्या है? प्रांत है। यहाँ ये यदि R is such that A tends to B, तो प्रांत यानी डोमेन कह लीजिए आप, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, यानी प्रांत ए का उपसमुच्चय होता है। प्रांत उपसमुच्चय होता ए का, और यहाँ ए स्वयं प्रांत है। देखिए दूसरा अंतर, यहाँ ए ही प्रांत है, यहाँ डी प्रांत है जो ए का उपसमुच्चय होगा। दूसरा तीसरा प्रमुख अंतर क्या है? देखिए, फलन की क्रिया में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, यानी ए का एक अवयव बी के एक से अधिक अवयव से कभी संबंधित नहीं होगा, जबकि संबंध में ए का एक ही अवयव बी के कई अवयवों से संबंधित हो सकता है। ये तीन प्रमुख अंतर हैं जिनको आपको अपने दिमाग में, अपने विवेक में रखकर आगे का अध्ययन करना है। ओके, फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है। देखिए मैं लिख रहा हूं 2(1), 4(2), 6(3), 8(4), 10(5), 12(6), 12(6) and 14(7). एक मिनट, हेलो, हाँ भैया नमस्कार। एक मिनट रुक जाइए, हम जरा सा क्लास में ले रहे हैं। हाँ बस 10 मिनट बाद में फोन करता हूँ। चलिए, अब हमको ये देख के बताना है कि क्या ये फलन है। फलन है, फलन की परिभाषा दिमाग में लाइए कि ए का, यानी ए का एक अवयव बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होगा। यहाँ 2 है और कहीं पहले में 2 है नहीं, 4 है और कहीं 4 है नहीं, 6 है और कहीं 6 है नहीं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अलग अलग अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसलिए यह फलन है। चूंकि लिखेंगे कैसे? चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित है, इसलिए यह फलन है। देखिए, अब दूसरे पर आइए। दूसरा क्या है? -4, 4, फिर 4, 4, फिर 3, 2।
चलिए यहां भी देखिए, -4 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 2, यानी समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंधित नहीं है, बल्कि समुच्चय ए का 2 अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित है। ये संभव है। समुच्चय ए के कई अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, किंतु समुच्चय ए के एक ही अवयव का समुच्चय बी में कई एक से अधिक प्रतिबिंब हो, ये संभव नहीं है। अब बहुत क्लियर स्पष्ट समझिए, समुच्चय ए के कई अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे देखिए -4 और 4 दोनों का प्रतिबिंब क्या है? 4। किंतु समुच्चय ए के एक ही अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब हो, ये पॉसिबल नहीं है, अतः यह भी फलन है। यह भी फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है। तो इस तरह ये पहला था सवाल। दूसरा है, दूसरा भी यही है, निम्नलिखित में कौन सा फलन है, आपको पहचान के बताना है। पहले में 1 2 देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 सब अलग अलग है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित है, इसलिए ये फलन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे में देखिए 2 1 और 2 3 फंस गया। 2 1 2 3 समुच्चय ए का एक ही अवयव 2 बी के 2 अवयवों से संबंधित है, 1 और 3, इसलिए यह फलन नहीं है। यह फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या इतना एक फलन है? यदि इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर इतना, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए फलन है कि नहीं। 1 1 2 3 3 5 4 फलन है, नो डाउट यह फलन है। और इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर ये देखिए आपका फलन है f बराबर 1 1 2 3 3 5 4 7 और शर्त दिया है कि f(x) = ax + b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका। आप देखिए बच्चों की f1 के लिए y का मान 1 है, यानी f1 = 1 यहां से। तो यहां भी अगर हम 1 रखेंगे x की जगह, तो हमको क्या मिलेगा? a + b = 1। समीकरण का गणा। यहां देखिए अब 2 का मान क्या है? 3, तो यहां 2 रखेंगे तो 2a - b बराबर कितना होगा? 3। लाइन खींच के इसे सॉल्व कर दीजिए। -a बराबर -2 कट गया, a का मान कितना आया? 2, और b का मान आ जाएगा 1 - 2 बराबर -1। ये देखिए a और b का मान। आप इस सवाल को समझ सकते हैं। ये जितने हैं, ये x का मान, ये y का मान, ये f(x1) = 1, f(x2) = 3, f(x3) = 5, f(x4) = 7। वो सारी वैल्यू इसमें रखते चले जाइए, =1 3 5 7 इक्वेशन बनाते चले जाइए, और सॉल्व करने पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल। f(x) =
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जरा इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 और आगे चलेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2 आएगा और यह आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब यह fx जो मैंने लिखा, यह x बराबर 6 और x बराबर 2 इन दोनों मानों के लिए परिभाषित नहीं है। x बराबर 6 रखोगे ये इन अनंत हो जाएगा, x बराबर 2 रखोगे अनंत हो जाएगा। इन दो मानों को छोड़कर, x के इन दो मानों को छोड़कर बाकी जितने मान हैं सब के सब इसके प्रांत हैं। यानी आप लिख सकते हो प्रांत, प्रांत क्या होगा, r माइनस 6 कामा 2। r में से 6 2 निकाल दीजिए, बाकी जो बचा सब का सब इसका प्रांत है, सबके लिए परिभाषित है। फ्रैक्शनल फंक्शन में जो भिन्नात्मक फलन होते हैं उनके प्रांत को परिभाषित करने के लिए हर का फैक्टराइज होना जरूरी है। परिभाषा ये है कि x के इन सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन पूर्णतः परिभाषित हो वो फलन के प्रांत कहलाते हैं। अब इन दो मानों के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए इन दो मानों को मैंने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से निकाल दिया, जो बच गया वो हमारा प्रांत है। इस तरह देखिए आपका दूसरा तीसरा ऐसे 2-3 सवाल और हैं, आप इसको प्रयास करिए, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 1 से 5 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। प्रयास करिए हल करने का, पीछे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, आप कॉन्सेप्ट का हेल्प लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। दूसरे में देखिए fx बराबर लिखा है x अपान दिस, तो जो x अंश है कोई मतलब नहीं, हर को फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 दैट इज x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब x माइनस 3 और x माइनस 1 यानी 3 और 1 ऐसे हैं जिनके लिए परिभाषित नहीं है, यानी इसका प्रांत क्या हुआ, r माइनस 3 और 1। तो ये आपको निर्धारित करना है, आपको पढ़ना है, सोचना है कि ऐसे कौन से x के मान हैं जिनके लिए परिभाषित नहीं है। शांत मन से, शांत चित्त से, पढ़ने के उद्देश्य से खिलवाड़ मत करिए। मैं बच्चों के बहुत संपर्क में हूं, आप लोग एकदम मोस्टली बच्चे क्या कोई मतलब नहीं है उनका इस ऑनलाइन पढ़ाई का, अपने भविष्य के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये मौका आप गंवाइए मत, आपके लिए गोल्डन चांस है, इसलिए आप इसका यूज कीजिए। आज मैं यहीं रोक देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।